Hello, everyone. The purpose of this podcast today is to discuss various subsidy schemes and grants which the government, either central or state, will help various industries or service sectors to boost our economy and further help in Bharat rising and nation building. With us today, we have Mr. Fenil Thakkar, who is a diploma in tax consultancy and also the chair of YI Bhavnagar's entrepreneurship vertical. He is the owner of Thakkar Consultancy with over 10 plus years of experience and 1000 plus satisfied customers. So फैनिल जी, स्टार्ट करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी और स्कीम्स जो होती है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, या और ये जो स्कीम्स जो होती है क्या ये मैन्युफैक्चरर्स को मिलती है, सर्विस वाले को मिलती है, या फिर ये दोनों को मिल सकती है? जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तौर से और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तौर से अलग अलग स्कीमें दी हुई है। बट सम टाइम इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीआर में से पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आइदर वन ऑफ द स्कीम ही ले सकते हो। उस समय पे हम एक ही स्कीम ले सकते हैं, पर कई बार ऐसा हो कि उसमें कुछ मेंशन नहीं है। इट्स मीन्स आप यो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में से सब्सिडी ले सकते हैं। पर एक कॉमन क्राइटेरिया हर बार के लिए आपकी टोटल सब्सिडी, जिस पर सपोज आप प्लांट एंड मशीनरी पे या रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे कहीं पे सब्सिडी ले रहे हो, वो मोर देन 100% होनी चाहिए। मोर देन 100%? मोर देन 100% नहीं होनी चाहिए। ओके। क्या ये एमएसएमई या फिर लार्ज एंटरप्राइज जो होती है, या फिर दोनों को कैसे होता है ये? जनरली हर लोग का एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा स्कीमें देती है, पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लार्ज सेक्टर के लिए भी पर्टिकुलर स्कीमें दी हुई है, पर एमएसएमई और लार्ज सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीमें गवर्नमेंट ने अलग अलग जीआर से दी हुई है। लार्ज स्केल को कई बार टैक्स पे सब्सिडी ज़्यादा दी हुई है, जैसे कि SGST पे है या इनकम टैक्स पे है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है, PF पे है। उस समय पे जब भी एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई को डायरेक्टली सब्सिडी, जैसे मशीन परचेज पे है, कैपिटल सब्सिडी है, वगैरह सब्सिडियाँ दी हुई है। पर सारी स्कीम में एक अपर लिमिट दी हुई है कि भाई लार्ज सेक्टर है, पर सब्सिडी अमाउंट तो यही रहेगी मैक्सिमम। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जाए तो अभी हमारे गुजरात गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो लार्ज के लिए पॉलिसी है, उसमें स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि आपके इन्वेस्टमेंट से 1% से ज़्यादा सब्सिडी इंटर सब्सिडी के तौर पे नहीं मिलेगी। इसलिए कोई अपर लिमिट हर एक स्कीम में है ही। और ये जो सब्सिडी है, क्या ये नए यूनिट को मिलती है, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनको वो एक्सपांशन के लिए भी देते हैं कि कैसे? नहीं, सब्सिडी की जो स्कीम होती है हर एक यूनिट के लिए न्यू पर भी है और एक्सपांशन पर भी है। ओके। पर एक्सपांशन के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे कि आप एक्सपांशन कर रहे हो तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में पुरानी इन्वेस्टमेंट से इतना एक्सपांशन करना है, आपकी कैपेसिटी में इतना ज़्यादा एक्सपांशन करना है। जैसे और उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन में भी और न्यू में भी सब्सिडी दी हुई है। ओके। हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इनका क्या ड्यूरेशन होता है, कि कितने टाइम में आपको सब्सिडी मिल सकती है? ड्यूरेशन, जब भी मैं प्रोसेस की बात करूँ तो सारे गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री के, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री, जैसे IT पॉलिसी है या हेल्थ पॉलिसी है या गुजरात गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या PMEGP है या CLCSS है, कोई भी स्कीम है, उसका पोर्टल पे उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी जगह पे अब एप्लीकेबल हो गई है। पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की बात करें, वो हर बार थ्रू बैंकर्स ही होती है। जैसे कि आपको एक फाइल रेडी करनी है, वो अपने बैंकर को देनी है और आपके तौर पे वो बैंकर उसके आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पोर्टल पर सब्सिडी फाइल करेंगे। पर जब भी स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गुजरात गवर्नमेंट की बात करूँ तो गुजरात गवर्नमेंट की सारी स्कीमें वो आपको खुद को अप्लाई आप कर सकते हो। ओके।
इसमें कोई बैंकर्स का कोई रोल रहता नहीं। और बात ड्यूरेशन की रहती है, तो ड्यूरेशन कुछ प्रोसेस है, कोई भी गवर्नमेंट है आपको इतना सारा पैसा दे रही है तो वो स्क्रूटिनाइज में टाइम तो लेगी। जैसे स्क्रूटिनी हो जाएगी बाद में अवेबिलिटी ऑफ फंड से सब्सिडी मिलती है। पर जनरल केस में हम बात करें तो मशीनरी, ज़्यादातर लोग प्लांट एंड मशीनरी में सब्सिडी लेते हुए, तो प्लांट एंड मशीनरी में जब भी सब्सिडी की बात करें तो आपके एक्सपेंशन के 1 साल तक में, 1 से या 1.5 साल तक में आपको सब्सिडी मिल जाती है। और ये सब्सिडी कौन से फॉर्म में मिलती है आपको? सब्सिडी के फॉर्म की बात करूँ तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी में आप कुछ नया प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो या नया यूनिट सेटअप कर रहे हो उसमें मिलती है, लाइट में मिलती है। जैसे आप कोई कनेक्शन ले रहे हो तो आपको जितना एक्सपेंस हुआ उस एक्सपेंस पर है, बाद में आपका लाइट बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसमें सब्सिडी है, रेंट पे है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ले रहे हो तो उस पे है। उसके अलावा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई टेक्नोलॉजी परचेस कर रहे हो, कोई एग्जीबिशन में मार्केटिंग के तौर पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो डिफरेंट फॉर्म में सब्सिडियाँ होती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसकी सब्सिडी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की सब्सिडी है तो वो आपको मिलते ही 3 साल तक लॉकिंग पीरियड में चली जाती है, ताकि कोई पीपल सब्सिडी लेके अपना यूनिट बंद ना कर दे। तो 3 साल तक तो वो आपको बिजनेस रन करना है और वो तो ही आप सब्सिडी का फायदा उठा सकते। जैसे आईटी पॉलिसी में दिया गया था कि पहले लास्ट बजट में भी आया था कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सब्सिडी मिलेगी, आप नए एम्प्लॉयमेंट को हायर करो, एम्प्लॉयर को हायर करोगे जो फ्रेशर है तो सब गवर्नमेंट आपको स्कीम में सब्सिडी देगी। पर उस समय पे उसने क्लियर कट लिखा था कि 1 साल तक आप उसको रखोगे और पीएफ उसका पे करोगे तब भी आपको सब्सिडी मिलेगी, इसलिए कोई स्कीम का मिसयूज ना हो। तो स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी गुजरात गवर्नमेंट ने कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ है जो डायरेक्टली करंट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, जिसे हम कैश सब्सिडी बोलते आते हैं। इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट गाइडलाइन इट्स वर्ड यूज एज अ कैश सब्सिडी, तो डायरेक्टली आप अपना बिजनेस के तौर पे यूज कर सकते हो। और ये कोई स्पेसिफिक कास्ट या जेंडर या फिर ऐसे को मिलता है या फिर सबके लिए? पहले से एक माइंडसेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कहा, सपोज हम समझता है कि ST/SC को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडियाँ दी है, लेडी एंटरप्रेन्योर को दी है, पर ऐसा नहीं है। उसको एक क्राइटेरिया से ज़्यादा सब्सिडियाँ दी गई है, कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया है, पर सब्सिडियाँ सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। और एक चीज़ होती है, ये लोगों का फंड कई बार अलग से एलोकेट होता है। जैसे जनरल का गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है, उसके साथ ST/SC का, जैसे आपने बजट में देखा होगा कि ST/SC के लिए वो अलग से फंड एलोकेट करती है, तो उसकी सब्सिडियाँ कई बार स्पीड आती है, कई बार ऐसा होता है कि उसको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं जो जनरल या जेंट्स को नहीं मिलते। और क्या कोई आप स्पेसिफिक 2-3 सब्सिडी का नाम ले सकते हैं कि जो जैसे कि जनरल जो होते हैं, जैसे कोई आप जनरल इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर हो गया या फिर कोई छोटी मोटी सर्विस वाले हो गए, तो वो ये इसका फायदा उठाए? जनरली आपका इन्वेस्टमेंट जो 50 लाख के अंदर का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में PMEGP करके एक स्कीम चल रही है। 50 लाख के अंदर का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आप मेल जनरल कैटेगरी में फॉल करते हो, रूरल में कोई इंडस्ट्रीज करते हो, 25 to 35% तक सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके साथ साथ हमारे गुजरात गवर्नमेंट 10, 15 और 25 जैसी परसेंटेज जैसी सब्सिडियाँ देते हैं। सपोज आप भावनगर की बात करें, कोई गोगा तालुका है जो इतना डेवलप नहीं है, वहाँ पे कोई लेडी एंटरप्रेन्योर के नाम से बिजनेस स्टार्टअप करेगा तो उसको 60% तक सब्सिडी, उसके अलावा 6 से 7% तक की इंटर सब्सिडी भी मिलती है। वैसे देखो तो पूरा यूनिट अच्छे से वो इजीली रन कर पाएगा। और लास्ट पॉलिसी जो आई 22 गुजरात गवर्नमेंट की, आत्मनिर्भर गुजरात करके, उसमें तो उसने SGST पे भी बेनिफिट दिया हुआ है कि आप जैसे आपका इन्वेस्टमेंट सपोज 1 करोड़ का है तो उसके परसेंटेज के तौर पर एक लिमिट दे दी है। सपोज आप भावनगर में कोई यूनिट कर रहे हो तो हर साल आपको 1 करोड़ पे 5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, सब्जेक्ट टू आप जो SGST पे करोगे उसके 60 to 70%। उसके अलावा PF पे भी स्कीम है। वैसे अभी SCLC से शुरू है, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट है एग्जीबिशन के लिए, बाद में ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सब्सिडी है, पावर कनेक्शन में सब्सिडी है। और ये सब्सिडी से मार्केट में क्या इफेक्ट आता है?
गवर्नमेंट का तो हमें पहले से एक माइंडसेट रहा है कि जैसे ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली पैसे मार्केट में आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से सारे लोग ने अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर दिया था या शेयर मार्केट में कर दिया था। इससे क्या हुआ था कि जो पैसे है वो कोई इंडस्ट्रीज में बढ़ गए थे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहाँ पे पैसे हो गए थे और वो पैसे मार्केट में घूम नहीं रहे थे या कोई जगह पे इससे कारण से रिसेशन दिख रहा था। ऐसी स्कीम्स के लिए लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अल्टीमेटली भारत के डेवलपमेंट में हम कुछ नेशनल बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एम करती रहती है। और पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूँ तो कोई भी यूनिट को इतनी सब्सिडी मिलेगी तो आसानी से 3-4 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे। और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं जैसे या फिर कोई मैन्युफैक्चर किया है कुछ चीज़, तो वो जो एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसी इनवर्ड आता है तो उसके लिए भी कोई है जैसे कि स्कीम? DGFT ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी स्कीम है। जैसे पॉइंट आप कोई पर्टिकुलर आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें 0.25 to 0.50% तक DGFT स्कीम देती है, ये जिसे हम ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जब भी आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसके लिए स्पेसिफिक कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, पर वहाँ पे हर जगह पे 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जैसा वर्ड यूज़ किया हुआ है। और आपकी तरफ से और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में जैसे हमने एक कंसेप्ट बहुत सुना हुआ है, 2-3 कंसेप्ट की बात, 2 कंसेप्ट की बात करूँ। एक था स्टार्टअप। तो स्टार्टअप जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद या नया ट्रेंड आने के बाद एक नया वर्ड मार्केट में आया स्टार्टअप आने के बाद हर लोग की एक माइंडसेट बना कि गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, ये है वो है, और एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही थी। जैसे आपको पहले इंक्यूबेशन सेंटर को कांटेक्ट करना है, इंक्यूबेशन सेंटर को आप कुछ प्रेजेंट करोगे, वो आपके तौर पे गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगी, वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट आपको मिलते आए। पर एक बार आप स्टार्टअप के साथ रजिस्टर होने के बाद एक चीज़ है कि आप मार्केट से जो फंड लेना चाहते हो, एंजल फंडिंग लेना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हो तो इजीली वैसे ले सकते हो। इसलिए आपको पहले से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या LLP कंपनी करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक दूसरा वर्ड हम सभी लोगों ने विदाउट सिक्योरिटी लोन जो जिसे बोलते हैं CGTMSE पे गवर्नमेंट ने लास्ट 5 या 10 साल से ज़्यादा फोकस किया हुआ। पर उस समय पे पब्लिक की एक मेंटालिटी बनी हुई है कि भाई गवर्नमेंट दे रही है, पर गवर्नमेंट ने एक वर्ड हम हर जगह पे यूज़ किया हुआ है कि ये जो स्कीम है वो डिपेंड ऑन बैंक डिसीजन रहेगा। बैंक को कहीं जगह पे फोर्सफुली ऐसा नहीं बोला गया कि आपको ये करना ही है, वो हर टाइम के लिए बैंक का खुद का कॉल रहेगा। वैसे दूसरी एक चीज़ है कि लोग डरते हैं कि स्कीम है, इससे ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, वो आए, पर जब भी आपने गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंस फुलफिल कर ही रहे हो तो गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी की स्कीम दे रही है तो क्यों हम उसको यूज़ ना करें। बराबर। और ये कोई स्पेसिफिक बैंक है कि सारी बैंक्स होती है इसमें? नहीं, सारी बैंक जो RBI के अंडर में जितने बैंक्स हैं, नहीं कि NBFC, सारी बैंक में आप कर सकते हो, पर वो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से वो बैंकर होना चाहिए। अदर देन बैंकर की बात करें तो एक सीड भी ऐसी है इस पे फंडिंग लेने से सब्सिडियाँ मिल सकती है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड बैंक है। I guess this is it. This is an initiative of YI Bhavnagar to help all the entrepreneurs around India and global. Thank you and thank you Thakkar साहब आने के लिए। थैंक यू मेजन भाई।